कहानी की शुरुआत एक शानदार सुबह के साथ होती है जहां पर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट आराम से बिस्तर पे सो रहा होता है जिसका नाम जिन मोरी होता है। जिन मोरी एक नॉर्मल सा हाई स्कूलर है जो कि कोरिया में अकेला रहता है। हालांकि पहले उसके साथ उसके दादाजी रहा करते थे, लेकिन बचपन में उसके दादाजी ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसके दादाजी इस दुनिया के नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट थे, जिसके चलते उनके बहुत सारे दुश्मन थे। उनकी दुश्मनी की वजह से कहीं उनके पोते पे खतरा ना आ जाए, इसी वजह से उन्होंने अपने पोते को छोड़ दिया। यहाँ पर हमारा जिन मोरी अपने बिस्तर से उठता है और अपने दादाजी की तस्वीर देख के वापस से सोने ही जा रहा होता है कि तभी उसे याद आता है कि आज तो उसका गॉड ऑफ हाई स्कूल का टूर्नामेंट है। और वो घड़ी की ओर देखता है तो उसे देखने को मिलता है कि वो तो लेट हो चुका है। तो वो जल्दी जल्दी से तैयार होता है और अपनी हायाबुसा लेके जल्दी से टूर्नामेंट के लिए निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि टूर्नामेंट की चर्चा पूरे शहर में चल रही होती है। कुछ लोग इसे देखने की सोच रहे होते हैं और कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेट करने की। यहाँ पर हमारा जिन मोरी अभी भी आधी नींद में होता है, तभी वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत का पर्स चोर लेके भाग रहा है। तो मेन प्रोटैगनिस्ट होने के नाते अब उसे उस चोर को पकड़ना होगा। तो वो यही करने लग जाता है और अपनी साइकिल से उसका पीछा करता है। यहाँ पर वो कंटिन्यूअसली आधे घंटे तक की उसका पीछा करता है। तभी उसके सामने यूमीरा आ जाती है। यहाँ पर जिन मोरी ब्रेक मारने की जगह उस लड़की को मार देता है और उसके ऊपर चढ़ा देता है पहिया, जिसकी वजह से यूमीरा का चश्मा टूट जाता है। इस चीज को देख के यूमीरा बौखला जाती है और जिन मोरी को पकड़ पकड़ के मारती है। जब उसे पता चलता है कि आखिर जिन मोरी ने ऐसा क्यों किया, तो वो भी जिन मोरी का साथ दे दिया उस चोर को पकड़ने के लिए। यहाँ पर दोनों लोग जी जान लगा देते हैं उस चोर को पकड़ने में, लेकिन वो लोग नाकाम रहते हैं। तभी वहाँ पर हैंडे भी आ जाता है और चोर को एक पंच में ही नॉकआउट कर देता है। यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि इन तीनों की मंजिल ही गॉड ऑफ हाई स्कूल होती है। तो ये तीनों साथ मिलके गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर पहुँचते ही हमें एक एंकर दिखाया जाता है जो कि गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट के रूल और रेगुलेशन बता रहा होता है। यहाँ पर वो बताता है कि ये मैच 2 लेवल पे होगा, पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल और दूसरा नेशनल लेवल। अगर ये दोनों लेवल्स को कोई पार कर लेता है तो उसे 2 करोड़ रुपए मिलेंगे और उसकी एक विश भी पूरी की जाएगी। अगर इस मैच के दौरान कोई हैवी इंजर्ड हो जाता है तो उसे हमारी नई टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी से वापस से रिकवर कर दिया जाएगा। यहाँ पर मैच शुरू होने से पहले सारे फाइटर्स के हाथ में एक ब्रेसलेट पहना दिया जाता है जिसमें उनकी हेल्थ दिख रही होती है। फिर सारे फाइटर्स को एरिना में इकट्ठा किया जाता है और बताया जाता है कि उनका जो पहला मैच होगा वो एक बैटल राउंड होगा। जो आखिरी में फाइटर्स बचे वही अगले राउंड में जाएंगे। ये कहते हैं यहाँ पर मैच स्टार्ट हो जाता है और सारे बंदे खुले सांड की तरह एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे को बेरहमी से मार रहे होते हैं। यहाँ पर हमारी टीम भी अपना फुल पावर लगा रही होती है। तभी वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री है और वो आते के साथ ही साथ अपने सामने आने वाले हर एक बंदे को बहुत बुरी तरीके से मारता है। इसे देख के यूमीरा भी उससे लड़ने के लिए आ जाती है और अपनी वुडन स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक किया जा रही होती है, लेकिन वो बंदा उसके हर एक अटैक से बच रहा होता है और उसकी वुडन स्वॉर्ड को अपने एक पैर से ही पकड़ लेता है। तो फिर यूमीरा उसे एक किक मारती है जिससे उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है और वो आदमी स्कर्ट के अंदर झांकने की कोशिश करता है तो यूमीरा उससे दूर हो जाते हैं। तभी उसके पीछे जिन मोरी आ जाता है और उसकी पैंट को उतार देता है और उसकी अंडरवेयर देख के कहता है कि ओह तुम तो बहुत ज्यादा ही रंगीले हो। इस चीज को सुन के वो बंदा बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और जिन मोरी को एक किक मार देता है जिससे जिन मोरी बहुत दूर जाके गिरता है। यहाँ पर उनकी आगे बात बढ़ पाती उससे पहले ये राउंड खत्म हो चुका होता है क्योंकि वही 5 लोग बचे होते हैं पूरे मैच में। फिर टूर्नामेंट खत्म होने के बाद जिन मोरी की टीम साथ ही में घर जा रही होती है। यहाँ पर जिन मोरी उन लोगों से पूछता है कि अगर तुम लोग टूर्नामेंट जीत जाते हो तो तुम्हारी विश क्या होगी। इस पे हैंडाई बोलता है मेरी कोई विश नहीं है, मुझे तो सिर्फ टूर्नामेंट में जीते हुए रुपए से मतलब है। इधर यूमीरा बोल दिया है कि उसे तो अपने फैमिली के स्वॉर्ड डोजो को वापस से स्टार्ट करना है। इस चीज को सुन के जिन मोरी उसके मजे लेने के लिए उसकी वुडन स्वॉर्ड को उससे छीन लेता है और हवा में उछालने लगता है, लेकिन यहाँ पर गलती से वो स्वॉर्ड पानी में चली जाती है। इस चीज को देख के यूमीरा गुस्से में जिन मोरी को एक चाटा मार देते हैं और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और फिर वो खुद अपनी वुडन स्वॉर्ड को ढूंढने लगती है, लेकिन यहाँ पर जिन मोरी वहाँ से जाता नहीं है और हैंडाई और जिन मोरी एक बहुत बड़ी लाइट ले आते हैं और उसके साथ ही उस स्वॉर्ड को ढूंढने लगते हैं। फिर अगले दिन इनका टूर्नामेंट में एंटर होने के लिए फाइनल सिलेक्शन राउंड होता है जहां पर अब इन लोगों को 1-on-1 फाइट करनी होती है। यहाँ पर फाइट से पहले सब लोग मेडिटेशन कर रहे होते हैं और हमारा जिन मोरी आराम से सो रहा होता है। तभी उसके पास वही बंदा आता है और उसे परेशान करने लगता है। जब उसे वो मारने वाला होता है तभी वहाँ पर गम नाम का एक बंदा जिन मोरी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जिन मोरी को खुद उसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तभी बाहर से एंकर फर्स्ट मैच को अनाउंस करता है जो कि यूमीरा वर्सेस
हैंडा चुल के बीच में होता है। और यहाँ पर इन दोनों के मैच जब स्टार्ट होते हैं तब यूमिरा आसानी से हैंडाई चुल को हरा देती है। और फिर सेकंड राउंड होता है जिनमोरी वर्सेस द बीस्ट के बीच में। यहाँ पर मोटू हमारे जिनमोरी को भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन जिनमोरी उसके ऊपर पंचों की बरसात कर देता है, जिससे द बीस्ट भी खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट राउंड होता है हमारा हैंडाई वर्सेस यस मैन के बीच में, जो कि आपको पता ही होगा हैंडाई आराम से जीत जाता है और ये तीनों ही टूर्नामेंट के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। अब चौथा मैच गम वर्सेस मैथ्यू के बीच में होता है। मैच के स्टार्ट होते ही गम मैथ्यू के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है, जिसकी वजह से मैथ्यू रिंग से बाहर हो जाता है, लेकिन फिर वो वापस से रिकवर होके उसके ऊपर उल्टा डबल पावर से अटैक करता है, जिससे गम की बैंड बजने लग जाती है। और फिर वो गम को जमीन में बैठा के उसकी एक आंख पर लात मार देता है, जिसकी वजह से उसकी एक आंख पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। फिर वो उससे कुछ देर पहले हुई हरकत के लिए माफी मांगने को कहता है, लेकिन गम उससे माफी नहीं मांगता है। इससे गुस्से में आके वो उसे और ब्रूटली मारने लगता है और उसके दोनों हाथों को भी तोड़ देता है। इस हैवानियत को देख के जिनमोरी से रहा नहीं जाता है और वो उन दोनों की मैच के बीच में इंटरफेयर कर देता है और मैथ्यू को बहुत बुरी तरीके से मारता है, जिससे कि मैथ्यू नॉकआउट हो जाता है। तभी वहाँ पर टूर्नामेंट के हेड आ जाते हैं और जिनमोरी को घेर के अपने साथ ले जाते हैं पनिशमेंट दिलाने के लिए, क्योंकि इस टूर्नामेंट का एक रूल होता है कि कोई भी पार्टिसिपेंट किसी और के मैच में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। फिर हम एक टेंपल को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट को रोकने की प्लानिंग बना रहे होते हैं और वो किसी की के बारे में जिक्र कर रहे होते हैं, जो कि इस टूर्नामेंट को एकदम से ही खत्म कर सकती है। फिर वापस से सीन शिफ्ट होती है टूर्नामेंट की तरफ, जहाँ पर 9th मैच चल रहा होता है और वो होता है यूमिरा वर्सेस मासियोन के बीच में। और यहाँ पर मासियोन बिल्कुल बवाल दिख रही होती है, क्योंकि वो पहले ही से एक प्रो रेसलर होती है। यहाँ पर यूमिरा को उससे लड़ने में बहुत ज्यादा ही तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि वो जितना भी उसके ऊपर अपनी वुडन स्वॉर्ड से अटैक करती है उसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं होता, क्योंकि वो एक रेसलर है और उसकी बॉडी आयरन की तरह मजबूत होती है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए मासियोंग यूमिरा के ऊपर अपना स्पेशल मूव ब्लड बाउंड कर देती है, जिससे कि यूमिरा की तलवार उससे दूर हो जाती है। अब मासियोंग को लगता है कि यूमिरा बिना स्वॉर्ड के तो लड़ ही नहीं पाएगी और वो आसानी से जीत जाएगी, लेकिन यहाँ पर मासियोंग गलत होती है। यहाँ पर यूमिरा अपने हाथों से ही अपना स्पेशल मूव मूनलाइट स्वॉर्ड का यूज करती है, जिससे कि मासियोंग के बॉडी पे बहुत सारे सेवियल कट्स लग जाते हैं और वो एक बारी में नॉकआउट हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें टूर्नामेंट काउंसलिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग जिनमोरी की पनिशमेंट को डिसाइड कर रहे होते हैं। यहाँ पर पाक मुजिन जिनमोरी की रजिस्ट्रेशन फॉर्म पढ़ रहा होता है, जहाँ पर उसे जिनमोरी के दादाजी के बारे में पता चलता है, जिनका नाम जिन ताइजीन होता है। उस नाम को सुन के वो कहते हैं, अच्छा ये इसका पोता है, अब तो मुझे इसका टेस्ट लेना पड़ेगा। और उसके बाद वो कमिश्नर क्यू को लेके जिनमोरी के पास पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारी पनिशमेंट डिसाइड हो गई है। अगर तुम्हें टूर्नामेंट में बने रहना है तो उसके लिए तुम्हें कल कमिश्नर क्यू से फाइट करनी होगी। अगर तुम इनसे फाइट में जीत जाते हो तो तुम्हें टूर्नामेंट में रहने दिया जाएगा। लेकिन जिनमोरी मना कर देता है और कहता है कि मुझे इस चश्मुद्दीन से फाइट नहीं करनी, मुझे कमिश्नर जेड से फाइट करनी है, वो कितना ही ज्यादा औसम है। यहाँ पर कमिश्नर जेड वही है जिसने की गॉड ऑफ हाई स्कूल का इन्विटेशन जिनमोरी को दिया था, तो जिनमोरी उन्हीं से फाइट करना चाहता है। ये बात कमिश्नर यू को अच्छी नहीं लगती और वो जिनमोरी के मुंह पे एक जोरदार पंच मार देते हैं, जिससे कि वो दूर हो जाता है। तो यू उससे कहते हैं कि मैं भी उसी जितना ताकतवर हूँ, तुम मुझसे फाइट कर सकते हो। इस पे जिनमोरी कहता है, ये बात तो सही है, तुम्हारा पंच बहुत तेज है, मैं तुमसे फाइट करूंगा और तुम्हें हरा दूंगा। इसके बाद जिनमोरी के जाते समय पाक मोजिन उसे कुछ फ्रूट्स देता है ताकि वो अपनी एनर्जी को वापस से रिस्टोर कर सके। लेकिन यहाँ पर पाक मोजिन का मकसद कुछ और ही होता है। उसने जिनमोरी के फ्रूट्स में एक पॉइजन मिलाया होता है, जिससे कि कोई नॉर्मल ह्यूमन तो बच ही नहीं सकता है। वो ये जानना चाहता है कि क्या सही में जिनमोरी के अंदर उसके दादाजी जैसी पावर्स हैं। यहाँ पर जिनमोरी उन फ्रूट्स को लेके घर पे आ जाता है और फिर एक एक करके मजे से उन फ्रूट्स को खाने लगता है। फिर कुछ देर बाद जिनमोरी के ऊपर उस पॉइजन का असर होने लगता है और उसके सीने में कस के दर्द होता है, जिससे कि उसके मुंह से खून निकलता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन हमें हनडेवी को दिखाया जाता है, जो कि अपने बीमार दोस्त से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया होता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि हनडेवी ने गॉड ऑफ हाई स्कूल में पार्टिसिपेट क्यों किया, क्योंकि उसका दोस्त एक बहुत खतरनाक
खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है, जिसके इलाज के लिए उसे बहुत सारे रुपए की जरूरत है। इसीलिए हेनडेवी इस टूर्नामेंट को जीतना चाहता है। फिर हेनडेवी उससे बात करने के बाद हेनडेवी अपने पार्ट टाइम जॉब पे पहुंचता है, जहाँ पर काम करते हुए उसे उसके कुछ पुराने दोस्त मिलते हैं, जो कि हेनडेवी को देख के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे बहुत ज्यादा ही तंग करते हैं, लेकिन हेनडेवी उन्हें इग्नोर कर देता है। इसके बाद हमें टूर्नामेंट की सीन दिखाई जाती है, जहां पर पहला ही मैच हेनडेवी वर्सेस बाइक सेंचुअल का होता है। यहाँ पर मैच स्टार्ट होते ही हेनडेवी बाइक के ऊपर बहुत तेजी से अटैक कर देता है, लेकिन बाइक उसके अटैक से बच के उसके ऊपर अपनी एक स्पेशल टेक्निक से अटैक कर देता है, जिससे कि हेनडेवी के बहुत सारे ऑर्गन्स में डैमेज हो जाता है और वो हिल नहीं पाता है। यहाँ पर बाइक हेनडेवी को बताता है कि तुम्हारे अटैक का मुझ पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि मैंने आज तक फाइटिंग की हर एक स्टाइल की स्टडी की है, जिसकी वजह से मुझे पहले ही से पता होता है कि आखिरकार तुम मुझ पे कौन सा अटैक करने वाले हो। और ये कह के बाइक हेनडेवी के ऊपर और अटैक करता है, जिससे कि हेनडेवी बुरी तरीके से हारने लग जाता है। यहाँ पर हेनडेवी सोचने लगता है कि आखिर वो किस लिए फाइट कर रहा है, उसे अपने दोस्त के लिए इस मैच को जीतना होगा। और फिर वो वापस से दुगनी ताकत के साथ उठता है और फिर वो अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज बाइक पे करता है, जो कि होती है 4 स्टैंड टेक्निक। ये 4 लेवल की टेक्निक होती है और हर एक लेवल पे इसका पावर बढ़ता जाता है। यहाँ पर बाइक इसके 3rd लेवल पे ही हार जाता है और हेनडेवी इस मैच को जीत जाता है। अगला मैच जिन वर्सेस कमिश्नर क्यू का होता है। यहाँ पर सब लोग देखते हैं कि जिन तो अभी तक अरीना में आया ही नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद जिन मोरी स्टेडियम में पहुंच जाता है और फिर यहाँ पर एंकर उन लोगों को इस मैच का रूल बताते हैं। इसमें अगर जिन मोरी ने कमिश्नर क्यू को 3 बार स्टेडियम में गिरा दिया तो जिन मोरी इस मैच को जीत जाएगा। और फिर यहाँ पर मैच स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर जिन मोरी 2 बार तो आराम से कमिश्नर क्यू को जमीन पे गिरा देता है, जिससे कि कमिश्नर क्यू की बहुत ज्यादा ही इंसल्ट होने लगती है। तो कमिश्नर क्यू गुस्से में आके अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनके पीछे एक ग्रीन रैपर सा बंदा आ जाता है और वो जिन मोरी के ऊपर अटैक करने लग जाता है। जिन मोरी यहाँ पर उससे बचने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन वो ग्रीन रैपर उसे पकड़ लेता है और उसे मार नहीं जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर काउंसलिंग के लोग आ जाते हैं और कमिश्नर क्यू को रोक लेते हैं। और यहाँ पर पार्क मोजिन कमिश्नर क्यू की इस हरकत की वजह से उनकी 3 महीने की सैलरी को काट लेते हैं और जिन मोरी को इस मैच का विजेता घोषित कर देते हैं। फिर टूर्नामेंट खत्म होने के बाद जिन मोरी, यूमिरा और हैंडाई अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। रास्ते में तभी उनके सामने एक गाड़ी आके रुकती है, जिसमें से एक अमीर बंदा आता है और आते के साथ ही साथ वो यूमिरा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। उसके प्रपोजल को सुन के यहाँ पर तीनों लोग बहुत ज्यादा ही हैरान होते हैं और वो यूमिरा से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी फैमिली की मून नाइट टेक्निक को वापस से जिंदा करेगा। इस बात को सुन के यूमिरा उसके प्रपोजल को मान जाती है, क्योंकि उसने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट इसीलिए किया था ताकि वो अपनी फैमिली की टेक्निक को वापस से जिंदा कर पाए। अब उसे एक सक्सेसर मिल चुका है, इसीलिए वो उससे शादी करने के लिए मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूमिरा अपनी शादी के लिए प्रिपरेशन करने लगती है, ड्रेस सेलेक्ट करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो सोचती है कि कहीं मैंने जल्दबाजी तो नहीं कर दी, लेकिन उसे अपने पिताजी के सपने को पूरा करना था, क्योंकि उसके पिताजी ने मरते समय उससे कहा था कि वो अपनी मूनलाइट टेक्निक को वापस से स्टेबलिश करना चाहते हैं और उनके मरने के बाद इसकी जिम्मेदारी यूमिरा के पास आ गई। इधर दूसरी तरफ हमें जिन मोरी को दिखाया जाता है, जो कि बर्गर शॉप में बर्गर लेने आया होता है। तभी उसे न्यूज में देखने को मिलता है कि हर जगह यूमिरा और उसी अमीर बंदे की बातें हो रही होती है और वहाँ पर ये भी अफवाह फैल रही होती है कि यूमिरा शादी करने के बाद टूर्नामेंट को छोड़ देगी। इस चीज को सुन के जिन मोरी सोचता है कि क्या ये सही है और वो उससे कंफर्म करने के लिए यूमिरा के घर पे पहुंच जाता है और यूमिरा से कहता है, क्या तुम सही में टूर्नामेंट को छोड़ने वाली हो? इस पर यूमिरा कहती है, हाँ मैं टूर्नामेंट को छोड़ दूंगी। जिस पर जिन मोरी उसे समझाते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना तुम सेमीफाइनल में आ चुकी हो और इतनी आगे आके टूर्नामेंट छोड़ना ये बेवकूफी होगी, तुम्हें टूर्नामेंट नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन यूमिरा उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे घर से भगा देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी इवल ग्रुप को दिखाया जाता है, जो कि गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट को रोकने की प्लानिंग बना रहे थे। उसी ग्रुप में वही अमीर बंदा होता है जिसने कि यूमिरा को प्रपोज किया होता है। यहाँ पर सामने बैठा हुआ बॉस उससे कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके उस लड़की की मून नाइट स्वॉर्ड को पाना होगा और हमारे पास लाना होगा, जिससे हम गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट को रोक सकें। फिर हमें शादी के दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर यूमिरा अच्छी तरीके से सज धज के अपनी शादी के लिए तैयार होती है। यहाँ पर उसके अंकल और उसकी बहन उसे समझा रहे होते हैं कि तुमने जो डिसीजन लिया है वो गलत हो सकता है, इसीलिए तुम अभी भी गिव अप कर सकते हो। लेकिन यूमिरा उनकी एक भी नहीं सुनती है। तभी वहाँ पर जिन मोरी और हैंडाई आ जाते हैं और यूमिरा को उस बंदे की पूरी सच्चाई
बता देते हैं कि आखिर वो बंदा यूमिरा से शादी क्यों करना चाहता है। इस चीज को सुन के यूमिरा उससे साफ साफ शादी करने के लिए मना कर देती है, लेकिन वो लड़का यहाँ पर गुस्से में आ जाता है और अपना चारोक एक्टिवेट कर देता है और उसके पीछे एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है, जैसे कि कमिश्नर क्यू के पीछे आया था। और वो फिर उस मॉन्स्टर से यूमिरा के ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन यूमिरा उसके अटैक से बच जाती है और उसे सिर्फ एक सिंगल हैंडेड पंच मारती है, जिससे कि वो बंदा बेहोश हो जाता है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। इधर हम हॉस्पिटल में हैंडाई के दोस्त को देखते हैं, जिसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही होती है और उसे देख के यहाँ पर हैंडाई बहुत ज्यादा ही डरा होता है और वो सोचता है कि मुझे कैसे भी करके इस टूर्नामेंट को जीतना होगा। और फिर हमें नेक्स्ट डे सेमीफाइनल का पहला मैच दिखाया जाता है, जो कि होता है हैंडाई वर्सेस यूमिरा। मैच स्टार्ट होते ही यहाँ पर हैंडाई यूमिरा के ऊपर टूट पड़ता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, बिना कोई रहम के उसे ब्रूटली मारता है, जिसकी वजह से उसकी पसलियां टूट जाती हैं और वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है। हैंडाई का इतना खतरनाक रूप देख के जिनमोरी बहुत ज्यादा ही हैरान रह जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके सेमीफाइनल में हैंडेवी से फाइट करेगा और उसे हराएगा। फिर यहाँ पर जिनमोरी का मैच बयान जी से होता है, जिसे कि वो आराम से जीत जाता है और फिर वो सेमीफाइनल के फाइनल्स में आ जाता है और उसकी लड़ाई होने वाली होती है अब हैंडेवी से। यहाँ पर दोनों ही होल्ड बैक नहीं करते हैं और अपनी फुल पावर दिखाते हैं। यहाँ पर पहले तो दोनों ही एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन फिर हैंडेवी अपनी स्पेशल टेक्निक 4 स्टैंड्स का यूज करता है जिनमोरी के ऊपर। यहाँ पर जिनमोरी उसकी 3 लेवल स्टैंड से तो बच जाता है, लेकिन 4th लेवल में वो ऑलमोस्ट नॉक होने वाला होता है। तभी सीन शिफ्ट होती है और हमें यूमिरा को दिखाया जाता है, जो कि अब पूरी तरीके से ठीक हो गई होती है। यहाँ पर वो उसी हॉस्पिटल में होते हैं जिस हॉस्पिटल में हैंडाई के दोस्त का इलाज चल रहा होता है। यहाँ पर यूमिरा को पता चलता है कि अभी अभी हैंडाई के दोस्त की मौत हो चुकी है और ये बात हैंडेवी को भी पता चल जाती है। इसे सुन के हैंडेवी पूरी तरीके से टूट जाता है, जिसकी वजह से वो इस गेम को हारने लगता है। तभी उसके पास यूमिरा आती है और उसे एक लेटर देते हैं, जो कि उसके दोस्त ने मरने से पहले हैंडेवी के लिए लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि हैंडेवी, अब बहुत हो गया, मुझे पता चल गया है कि अब मैं जिंदा नहीं बचने वाला। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब तुम अपने लिए लड़ो। इस चीज को सुन के हैंडेवी वापस से मोटिवेट हो जाता है और फिर इन दोनों के बीच में एक फेयर फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर दोनों ही अपनी फुल पावर शो करते हैं, लेकिन जिनमोरी हैंडाई को हरा के टूर्नामेंट के फाइनल सिलेक्शन राउंड को जीत जाता है। यहाँ पर जिनमोरी के फाइनल सिलेक्शन राउंड को जीतने के बाद वो तीनों अपने अंदर के सारे गिले शिकवे को मिटा के वापस से दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल मैच खत्म हो जाता है और अब स्टार्ट होता है नेशनल लेवल मैच, जिसमें की वही टीम शामिल होगी जो की अपनी रीजन के बेस्ट फाइटर्स हो। और यहाँ पर जिनमोरी, यूमिरा और हैंडाई अपने रीजन के बेस्ट फाइटर्स बन चुके होते हैं, तो वो लोग एक साथ टीम अप कर लेते हैं। इधर हम हैंडेवी को पाक मूजिन के साथ देखते हैं, जहाँ पर हैंडेवी पाक मूजिन से चारोक के बारे में पूछता है, तो वो यहाँ पर बताता है कि चारोक एक गॉड लेवल पावर होती है जिसे कि कुछ ही लोग होल्ड कर पाते हैं, लेकिन नेशनल लेवल मैच में तुम्हें ऐसे लोग बहुत ज्यादा ही देखने को मिलेंगे, इसलिए तुम्हें अपने आप को पहले ही से ताकतवर रखना होगा। फिर हम नेशनल लेवल के पहले मैच को देखते हैं, जो कि नाहागोडाई वर्सेस जिनमोरी की टीम का होता है। यहाँ पर नाहागोडाई से लड़ने के लिए जिनमोरी जाता है। जिनमोरी जैसे ही स्टेडियम में पहुंचता है, वो सबसे पहले अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाने लगता है, जिससे कि वो अपनी पावर्स और स्पीड को बढ़ा सके, लेकिन यहाँ पर वो पैरालाइज हो जाता है क्योंकि उसने अपने पॉइंट्स को गलत ही हिट कर लिया होता है। तो इसी वजह से जिनमोरी इस मैच को हार जाता है। उसे देख के यूमिरा और हैंडाई बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि अब इस राउंड को जीतने के लिए उन दोनों को अपोनेंट टीम के दोनों बंदों को लगातार हराना पड़ेगा। तो यहाँ पर यूमिरा और हैंडाई उन दोनों अपोनेंट के फाइटर से फाइट करते हैं और आसानी से जीत जाते हैं। यहाँ पर मैच खत्म होने के बाद वो लोग बैठ के एक एलटीओ नामक बंदे का मैच देखते हैं। यहाँ पर जिनमोरी एलटीओ की टी शर्ट में बने हुए टाइगर को नोटिस करता है, क्योंकि ऐसा ही टाइगर जिनमोरी की ग्रैंडफादर की टी शर्ट में भी बना हुआ था। उसे ये बात बहुत ज्यादा अजीब लग रही होती है। तो वो मैच खत्म होने के बाद पार्क में बैठ के आराम से अपने दादाजी के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके पास एलटीओ होता है और उससे बातें करता है और उसके बाद उसका टेस्ट लेने के लिए एलटीओ से फाइट भी करने लगता है, जिसमें कि हमारा बंदा उसे आराम से डिफीट कर देता है। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में काफी देर बात होती है। यहाँ पर जिनमोरी एलटीओ से उसकी टी शर्ट के बारे में पूछता है, तो एलटीओ से बताता है कि ये टी शर्ट मुझे तुम्हारे ग्रैंडफादर ने ही दी थी। इस बात को सुन के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तब एलटीओ बताता है, जब मैं छोटा था तब मेरे फादर की डेथ हो गई, उसके बाद मुझे मेरी मॉम ने छोड़ दिया। इसके बाद मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर से मिला, जिसने की मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया
किया और फिर मैंने उन्हें अपना आइडियल मान लिया। फिर अगले दिन टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले जिनमोरी के घर के बाहर कोई एक लेटर छोड़ के जाता है। जिनमोरी जैसे ही उस लेटर को खोलता है तो उसे अपने दादाजी की फोटो मिलती है जिसमें कि उनकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब होती है। उस लेटर के साथ एक लोकेशन मैप भी होता है। तो जिनमोरी उसे पढ़ के बिना सोचे समझे अपने दादाजी को बचाने के लिए निकल जाता है। इधर जिनमोरी के न होने पर हैंडाई और यूमीरा को बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि बिना जिनमोरी के वो लोग फाइट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर हैंडेवी ने एक बंदे के मैच में इंटरफेयर कर दिया होता है जिसकी वजह से अथॉरिटी ने उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया। और अब जिनमोरी और यूमीरा को ही इस मैच को जिताना होगा। अगर सही समय तक जिनमोरी अरीना तक नहीं पहुंचता है तो उनकी टीम को ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अब क्या होगा? क्या जिनमोरी अपने दादाजी को बचा पाएगा और टूर्नामेंट में सही समय पर पहुंच पाएगा या उनकी टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? ये सब हमें सेकंड पार्ट में पता चलेगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है वीडियो डालने में क्योंकि भाई मेरा कॉलेज भी होता है, इसलिए इसके लिए मुझे माफी दीजिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।